हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पार्क क्लासेस। मैं हूं स्वाति गिरी और आपका स्वागत करती हूं 12th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है वो लिखी है आर के नारायणन इन्होंने, और जो एक प्रख्यात राइटर थे, जिनकी जो वो जो ऑथर थे ना, उन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी थी और 5 वॉल्यूम जो थे उनके, वो शॉर्ट स्टोरीज के, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और उनको द गाइड, ये जो उनकी नॉवेल थी, उनके लिए ये साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था। सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय दिस renowned writer which is very popular at that time. Now what is an astrologer? Astrologer एक ऐसा इंसान जो हमें जो दावा करता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में हमें सब कुछ बताएगा, राइट? और बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ अस बिलीव ऑन दिस एस्ट्रोलॉजर्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल आर फेक, right? All don't have any knowledge about this thing, but we can say that yes, it is a skill, it is a knowledge, we can take it, but there are many astrologers who just give out the fake things, who don't know anything about it. ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि बिना किसी ज्ञान के बस अपने को चीज़ें बताते जाते हैं, और हम जो ऑलरेडी उनके पास में गए हैं, हम उनको पूरे सरेंडर हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज वी आर टोटली डिप्रेस्ड, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी वांट समथिंग गुड इन आवर फ्यूचर, वी वांट टू सी व्हाट विल बी देयर इन माय फ्यूचर, सो वी गो टू एस्ट्रोलॉजर्स। और ये एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ देम, लाइक 90% ऑफ देम, दे आर फेक वंस, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट। तो वो बस बोलते जाते हैं कि हाँ, आपने ये किया था पास्ट में, एंड यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड यू विल बी गेटिंग दिस इन द फ्यूचर, वॉट एवर द थिंग्स आर। और हमें वो सब कुछ उनसे सुनना जो पसंद है वो हमें बोलते हैं। सो दैट इज देयर स्किल, राइट? तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक ब्यूटीफुल, उनको ये कहानी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है अपने सामने। एंड ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये भी एक फेक ही है, वो भी ऐसे ही अपने दिल से बहुत सी चीज़ें बता रहा है लोगों को, एंड इट इज़ नाउ हिज बिजनेस, यू नो, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो ये लोगों को बताते बताते एक अपना बिजनेस चला रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर। लेकिन कहानी में ऐसा कुछ ट्विस्ट आ जाता है जिससे पूरी कहानी जो है ना, वो एकदम बदल जाती है। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सी, ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी सी लंबी है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड 3 parts ऑफ इट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट फॉर टुडे। Punctually at midnight, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. अब एस्ट्रोलॉजर मतलब उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे समझ के बाहर होंगी। वैसे ही इनके पास में क्या है, देखो, एक डजन काउरी शेल्स। काउरी इज अ सी एनिमल विच इज रिटन हियर एज सी एनिमल। आपने कौड़ी सुना होगा, राइट? कौड़ी, जैसे हम तब के ज़माने में, इन एंशिएंट टाइम्स, इट इज़ यूज्ड एज मनी, वो मनी के तौर पे यूज़ किए जाते थे कौड़ी। लेकिन आज कौड़ी का कुछ मतलब नहीं है, एंड दैट इज़ वाई द सेइंग इज़ लाइक दैट। हम बोलते हैं ना कि ये तो कौड़ी मोल है, ये तो कौड़ी के दाम में बिकेगा। दिस मीन्स इट डजेंट हैव एनी वैल्यू। लेकिन ये तब की कहानी है जब उसके पास में क्या थे? कौरी शेल्स थे, एंड स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ का एक स्क्वेयर का पीस था, एंड
ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, ऑब्सक्योर मिस्टिक जो समझ में नहीं आएगा कॉमन मैन की, ऐसी कुछ तो भी मिस्टिक चीज़ें थी, कुछ तो भी गहरी और जो अपने डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये ऐसे कुछ तो भी चार्ट्स उस पे थे। एक नोटबुक थी उसके पास और बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग। नाउ सी, पामीरा मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ पाम, पाम के जो ये जो अपना पाम होता है ना, पाम के कुछ पिक्चर्स थे ये भी, और उसके ऊपर कुछ राइटिंग्स वगैरह लिखी थी, तो ये सब उसके पास में था। दैट इज हिज इक्विपमेंट। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड ऐश। रेस्प्लेंडेंट मीन्स ब्राइट एंड डैजलिंग। उसका जो फोरहेड था ना ये वाला, यहाँ पे उसने एक सैक्रेड, एक ऐश जो रहती है, जो भस्म रहता है, वो लगा के रखा है, डैजलिंग। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स व्हाट, इट इज अ ब्राइट रेड कलर का कुछ ऐसा लगा के रखा है उसने, और भस्म भी है। With his eyes sparkled with sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. अब उसकी आंखों में ना स्पार्कलिंग है। स्पार्कलिंग फॉर व्हाट? ही वॉज लुकिंग फॉर द कस्टमर्स। वो कस्टमर्स को देखना चाहता है कि मेरे पास में कोई आ रहा है क्या। लुकिंग एट दिस माई अटायर, तो कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्या, दैट ही वॉन्टेड टू सी। तो उसकी जो आईज है वो इसलिए स्पार्कलिंग हो रहे हैं, ही इज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. See, यहाँ पे दिस इज अ पार्ट ऑफ जोक हियर, कि उसकी जो आईज है, उसने जो खुद को जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करके लोगों के सामने आ रहा है ना, भस्म लगा के और वो सब चीज़ें लेकर, और आईज भी उसके ऐसे ऐसे इधर उधर डैजल हो रहे हैं, स्पार्कल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज ईगरली वेटिंग फॉर हिज कस्टमर्स, कि कोई कस्टमर मेरे पास आए, फिर मैं उसको ये बोलूँगा। लेकिन कॉमन मैन जो है, जो उसके बेचारे से गरीब से कस्टमर्स हैं ना, भोले भाले, उनको ये सब नहीं समझ में आता इसके दिल में क्या चल रहा है, तो वो इसको गलत तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि इसकी आंखों में जो चमक है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। नॉलेज की वजह से भी अपनी आंखों में चमक आती है। तो वो बेचारे भोले भाले जो कस्टमर्स हैं ना, वो उसको इस तरह से ले लेते कि देखो कितने पहुंचे हुए महाराज है, उनको सब आता है, इसलिए इनकी आंखों में ऐसी चमक है। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. अब उसकी ऐसी विस्कर्स, मतलब ये मुस्टैश होती है ना, ऐसी मूछे, दाढ़ी वगैरह, ये सब ऐसे पूरा हाफ ऑफ द फेस इज कवर्ड ओनली। यहाँ पे भस्म और वो लाल टीके वगैरह लगा के उसने फोरहेड तो पूरा कवर कर दिया। नाउ दिस पार्ट इज ऑल्सो टोटली कवर्ड विथ ऑल दिस विस्कर्स एंड ऑल। लेकिन इससे क्या हुआ, जो कस्टमर्स है उसके, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, इसके लिए उनके दिल में जो रिस्पेक्ट था वो बढ़ गया। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. Half-wit मतलब फुलिश। कोई फुलिश आदमी भी अगर ये ड्रेसअप में आ जाए ना, तो उसकी आंखें भी ऐसे ऐसे चमक जाएगी। तो वैसे ही जैसी इसकी चमक रही थी, लेकिन कस्टमर्स ने उसको क्या ले लिया, एज अ महाराज, एज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। टू क्राउन द इफेक्ट, अब ये जो इफेक्ट था उसका, ये जो अटायर था, उसको और बढ़ाने चढ़ाने के लिए उसने क्या किया, एक सैफ्रॉन कलर का टर्बन लगा दिया अपने सिर के ऊपर। वो हमेशा मीन्स दिस इज हिज फुल अटायर, ये उसका फुल ड्रेस है कि सिर के ऊपर एक पगड़ी रहती है ना सैफ्रॉन कलर की, ये लगा दी। यहाँ पे भस्म और रेड कलर के पिगमेंट्स लाइक टीके एंड ऑल, ये ऐसी मुस्टैशिश, विस्कर्स, और वो बस बैठा है हाथ में सब वो इक्विपमेंट्स लेकर। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। ये इस तरह का अटायर कभी भी फेल नहीं होता है इन कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पे अगर आप इस तरह से किसी आदमी को देखेंगे, आप डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सोच के कि ये कोई महाराज है, इसको सब कुछ नॉलेज है।
People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. जैसी बीज होती है ना, हनी बीज, वो कॉस्मोस जो फ्लावर होता है वो, या फिर डहलिया फ्लावर की तरफ जिस तरह से अट्रैक्ट होती है, उसी तरह से लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब ये तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. अब ये यहाँ पे अब कहाँ पे बैठा है? ये एक टैमेरिंड ट्री के अंडर बैठा है. ठीक है, टैमेरिंड ट्री के जो बॉज है, बॉज मीन्स ब्रांचेस है, वो पूरा पाथ जो है ना उसने कैप्चर कर लिया है, वो जो उसके ब्रांचेस है, तो वहाँ पे ये बैठा है. एंड द स्ट्रीट इज टाउन हॉल पार्क. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. अब ये जो एक प्लेस है, दैट इज दिस इज वेरी मच रिमार्केबल. नाउ वाई रिमार्केबल? कोई ऐसी जगह होती है अपने शहर में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, बहुत फेमस होती है, कि छोटा बच्चा भी वो जगह के बारे में जानता है. क्यों? क्योंकि वो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली और हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती है, राइट? तो ये भी एक ऐसी ही एक प्लेस थी, टाउन हॉल पार्क. The crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. सुबह से लेके रात तक वहाँ पे पूरी भीड़ रहती थी. वो पूरा भीड़ का एरिया था. A variety of trades and occupations was represented all along its way. कितने ही वहाँ पे ट्रेड्स होते थे, बहुत सारे बिजनेसेस चलते थे. मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक. सी, मेडिसिन सेलर्स, वहाँ पे मेडिसिन बेचने वाले, ठीक है, और स्टोलन हार्डवेयर, चोरी का माल जो रहता है ना, वो बेचने वाले लोग भी वहीं पे आते थे. मैजिशियंस भी आते, जादूगर लोग. एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ. एक बहुत सस्ता कपड़ा बेचने वाले लोग भी वहाँ पे आते थे. हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. ये सब लोग क्या करते थे? डिन मतलब अप्रोर, चिल्लाना जोर जोर से. जैसे आपने देखा होगा कोई वेजिटेबल मार्केट में, या आप मार्केट में जाते होंगे तो वहाँ पे लोग चिल्लाते रहते हैं, जो सेलर्स रहते हैं ना, वो चिल्लाते हैं कि ताकि कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो अपने सामान के को लेकर, अपने वो प्राइसेस को लेकर वो चिल्लाते हैं. सो लाइक वाइज uproar is there in this street. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut. Vociferousness means being very loud and noisy. Again the same thing, एक groundnut seller था. ये खरमुरे रहते ना, जो मूंगफली, वो बेचने वाला आदमी. तो who gave his ware a fancy name each day. अब सी स्टूडेंट्स, जो ये छोटे वेंडर्स वगैरह होते हैं, वो उनको बहुत दिमाग लगा के अपना बिजनेस करना पड़ता है. तो ये जो ग्राउंडनट सेलर था, वो ज़ोर ज़ोर से हमेशा चिल्लाता था, लेकिन रोज़ एक ही तरह का उसका चिल्लाना नहीं था. He is very much creative in that way. He always used to give different names to his that मूंगफली. वो मूंगफली को ही अलग अलग नाम देता था रोज, जैसे कि दिल्ली आलमंड और बॉम्बे आइसक्रीम एंड राजाज डेलिकेसी. लाइकवाइज हिज नेम्स वर वेरी फनी काइंड, एंड सो दैट द पीपल वुड गेट अट्रैक्टेड. हाँ, क्या है इसके पास? व्हाट इज राजाज डेलिकेसी? तो है मूंगफली, बट जस्ट ही इज calling that same मूंगफली with the different names. That is why the people would get attracted, and so on and so forth, and people flocked to him. लोग भी आते थे ऐसे एकदम भीड़ के साथ में उसके पास. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. अब ये मूंगफली वाले के पास में आए हैं मूंगफली लेने, तो dallied means just lingering over there, just wasting time, just looking here and there. हाँ, कौन है? अच्छा, मूंगफली के बाजू में ये खड़ा है अपना एस्ट्रोलॉजर. बस देख लेते हैं क्या है इनके पास में, क्या बताते हैं अपने बारे में. जस्ट out of curiosity, let us go to him with our palm. हम देखते हैं जस्ट पर खड़े होते होते बस ऐसे दिखा लिया अपना पाम. देखिए महाराज, मेरे हाथ में क्या लिखा है. Likewise, the astrologer transacted his business by the light of flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. अब ये रात के समय में क्या होता था, ये एस्ट्रोलॉजर है ना, वो
ग्राउंडनट सेलर के पास में जो डिम लाइट है, डिम सा लाइट है, और उसकी जो लौ है उसकी, वो हमेशा ऐसे फ्लिकर होते रहती है आवाज के साथ में, थोड़ी सी मुरझाई सी, या थोड़ी सी एकदम से अप होना, थोड़ा सा डाउन होना। यही जो लाइट है ये अपने एस्ट्रोलॉजर को चाहिए थी। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Actually, he did not want municipal lighting. उसको कोई स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं थी एस्ट्रोलॉजर को। वो ये मूंगफली बेचने वाले के जो छोटे से लाइट था, उसके लाइट में ही अपना काम चला लेता था। फाइन, what could be the reason? The place was lit up by short lights. One or two had hissing gas lights. कुछ गैस लाइट्स भी थे वहाँ पे आवाज करने वाले. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. ये ऐसे और भी कुछ लोग थे एस्ट्रोलॉजर के जैसे, जो अपना काम, ये छोटे छोटे डिम लाइट्स जो रहते हैं ना आजू बाजू, इसकी दुकान से कुछ लाइट अपने पास आ गया तो अपने को भी थोड़ा सा दिख गया, फिर उसके इधर का कुछ लाइट आ गया तो अपने को दिख गया. लाइकवाइज दे डोंट नीड एनी ऑफ द स्ट्रीट लाइट और एनी म्यूनिसिपल लाइट. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. ये बहुत ही confusing सा एक ये पूरा ये सब चीज़ें थी कि क्या है, मतलब किसका लाइट किसके पास में जा रहा है, who is making business and all. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. अब ये लाइट उसको क्यों चाहिए था जो डिम था, जो उसके चार्ट्स ठीक से उसको दिख भी नहीं रहे थे, ना वो किसी को वो दिखा पा रहा था. स्टिल ही नीडेड दैट लाइट, नॉट द ब्राइट वन. व्हाई? बिकॉज ही इज टोटली अ लायर. वो एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं. उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ये चीज़ की पढ़ाई नहीं की थी. व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? ये एक स्किल है, ये एक स्टडी है, ये उसने कभी भी नहीं की थी. ही इज जस्ट गिविंग आउट द थिंग्स, whatever, he just telling false to the people. Okay, तो ये सब दिखाते दिखाते अपने चेहरे के ऊपर कुछ हम जब झूठ बोलते हैं ना तो आंखें हम नहीं मिला सकते सामने वाले से. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन्स. तो एस्ट्रोलॉजर को भी ये डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले कि मुझे कुछ नहीं आता. दैट इज वाई ही नीड्स दैट लाइट, कि डिम लाइट में मैं बोल दूं कुछ भी. For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. See the irony of this line. उसको मुझे क्या होने वाला है या नेक्स्ट मिनट में मैं क्या करने वाला हूँ ये उसको मालूम नहीं था, और वो कस्टमर्स के पूरे भविष्य के बारे में बताने जा रहा था. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. उसके जो कस्टमर्स थे ना वो बहुत इनोसेंट थे, बहुत भोले भाले थे. They just having blind faith in this astrologer. पूरा मतलब अंधा जो विश्वास रहता है वही रख के उसके सब कस्टमर्स उसके पास आते थे और बोलते थे, महाराज हमें बताओ हमारे फ्यूचर में क्या है. ये एस्ट्रोलॉजर जो स्टार्स के बारे में बताता था, ये राहु, ये केतु, ये गुरु, ये बुध, ये आपका ऐसा ऐसा चलने वाला है, ये आपकी ऐसी ग्रह दशा है. ही इज टोटली अननोन टू दी स्टार्स. सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी फनी थिंग. वो खुद भी वो स्टार से उतना ही अनजान था जितने उसके कस्टमर्स थे. Yet he said things which pleased and astonished everyone. वो ऐसी चीजें बताता था सबको जो सभी को एस्टोनिश कर देती थी और सभी को बहुत खुश भी कर देती थी. अब ऐसा क्या हो सकता है जो हमें खुश करेगा? जैसे अगर कोई आपको बोले कि हाँ आपने बहुत सफ़र किया है पास्ट में, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ राइट, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, मैंने बहुत सफ़र किया है, राइट. और कोई आपको बोलेगा आप दिल के बहुत अच्छे हो, लोग आपको हमेशा फंसाते हैं, तो इसके लिए भी आप हाँ बोल देंगे.
बिकॉज एवरीवन फील्स दैट यस आई एम राइट एंड द वर्ल्ड इज रॉन्ग। हमेशा हमें ऐसे ही लगता है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा हमें प्लीज ही करती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ये सब चीज़ें अगर आपको कोई बोलेगा तो आप डेफिनेटली हाँ बोलोगे। सो सेम एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो बहुत क्लेवर था दैट वे, बहुत क्लेवर था उस तरह से कि वो जान गया था कि लोगों को मुझे क्या बोलना है। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. Shrewd guesswork. He does the guesswork only. वो बस guess करता था। All the same, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. जैसे कोई ऑनेस्ट मैन, बहुत अपने काम से लगाव रखने वाला, बहुत ही ऑनेस्टली अपना काम करने वाला, जैसा आदमी रहता है ना, दिन भर काम करेगा, शाम को पैसे लेकर चले जाएगा। लाइकवाइज दिस एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट इन दिस वर्क, इन लाइंग विद द पीपल। लोगों से झूठ बोलना और अपना काम निकाल लेना, इसमें वो बहुत माहिर था और ये वर्क वो बहुत ऑनेस्टली करता था। He had left his village without any previous thought or plan. अब दिस इज वॉट फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि वो किस तरह से उसके पास में क्या क्या है एंड व्हाट हिज अटायर वॉज, राइट। उसके अटायर कैसा है, वो कैसे खुद को प्रोजेक्ट करता है। और बाद में हमने देखा स्ट्रीट कैसा है, वो जो टाउन प्लेस है वहाँ पे क्या क्या है और किस तरह का वो बाजार है। और अभी हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वो पहले विलेज में रहता था एंड ही लेफ्ट दैट विलेज। अब वो जो यहाँ पे आया है विच वॉज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, वो ऐसा कुछ सोच के नहीं आया कि मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा और ये काम करूँगा। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. अगर वो विलेज में ही रह जाता ना तो उसको वही काम करने पड़ते जो उसके फोर फादर्स अभी तक करते आ रहे थे, जैसे कि प्लोइंग करना, जो उसकी खेती बाड़ी थी उसको चलाना, फिर जो क्रॉप्स है उसको निकालना, फिर हार्वेस्टिंग, देन सेलिंग इन द मार्केट। मतलब वो पूरा फार्मर बन के वहाँ पे रह जाता था और फिर उसको वहीं पे मैरिज करना पड़ता था, फिर वहीं पे उसके बच्चे, यही उसकी जिंदगी हो जाती थी। But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. वो बिना किसी को बोले वो अपना जो एंसेस्ट्रल घर था उसका पुराना, वो छोड़ के यहाँ पे आ गया था बिना किसी को बोले। और 100 माइल्स जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक वो रुका नहीं था। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। अब एक विलेजर के लिए इतने दूर तक आना, सिटी में आके इस तरह से बस जाना इज अ काइंड ऑफ लाइक कोई समंदर पार करने जैसी चीज़ थी। विलेजर्स के लिए बस वही होता है ना कि बस मेरा गांव और मेरी ये जो ज़मीन है वो और मेरा जो पुराना घर है उसको संभालना है। बट इस तरह से सोचना कि मैं पूरा मेरा सब कुछ छोड़ के सिटी में आ जाता हूँ, वहाँ पे कुछ नया बिजनेस शुरू करता हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक थिंकिंग बियॉन्ड द लिमिट। ये इसकी लिमिट ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने करके दिखाया है वो। नाउ हियर पार्ट 1 गेट्स एंड। ओके, यहाँ पे होता है पार्ट 1 खत्म। हम देखेंगे कि क्यों उसने ऐसा किया था इन द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वी आर मीटिंग सून इन पार्ट 2 of lesson and astrologers day. Thank you so much.